जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ समझ आ गया था। ये नहीं हो सकता। चले मर्जी है आपकी। भला हाँ, बादशाह वजीर की बादशाह वजीर की नहीं थी, वो एग्जाम्पल नहीं थी, वो तो लतीफा था। एग्जाम्पल जो मैंने दी थी वो तो दी थी बादशाह और लकड़हारे के बेटे की। वजीर कहाँ होता है? अच्छा चलें ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज का लेक्चर स्टार्ट ना करें, कल वाला रिपीट कर दें। चलिए ठीक, चलिए सुन लें। ये आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा थोड़ा टेक्निकल एरिया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनती, लेकिन कंसेप्ट इसमें अहम है। तो आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्विकली जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे 3 मिनट में, वो भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद उनको लिंक करूँगा मैं आज के चैप्टर के साथ। हमने चैप्टर 2 में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की तो हमने पता चला कि जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक मैक्रो इक्विलिब्रियम भी होता है। यानी पूरे मुल्क की मार्केट, सारी मार्केट्स जो है उनका कलेक्टिव एग्रीगेट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। और हमने ये सीखा कि मैक्रो इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पे होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। फिर हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने जो मेन कंसेप्ट स्टडी किए वो ये कि जिस तरह नॉर्मल डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, उसी तरह एग्रीगेट डिमांड का स्लोप भी डाउनवर्ड होता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रा करते हैं तो वाई एक्सिस पे रखते हैं नेशनल आउटपुट, जीडीपी या नेशनल इनकम, एक ही बात है तीनों चीजें। और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल या सिंपल प्राइस लेवल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सिर्फ प्राइस नहीं लिखना, प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल लिखना है हमने। इसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इसका स्लोप डाउनवर्ड है। एग्रीगेट डिमांड का हमने इक्वेशन क्या पढ़ी कि एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। हमें पता चला 4 कंपोनेंट्स है, 4 डिटर्मिनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के। वो क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और एंड पे हमने ये देखा कि जिस तरह डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, उसी तरह एग्रीगेट डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है। अगर इन चारों कंपोनेंट्स में इंक्रीज आए तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर इनमें डिक्रीज आए तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई की तरफ गए। एग्रीगेट सप्लाई में हमने ये देखा कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच और एक अप्रोच है केन्जियन अप्रोच। क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिफरेंट है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का स्लोप है अपवर्ड और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो है वर्टिकल। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वो लेवल जहां पे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज जो है वो अपनी प्रोडक्शन चीजें प्रोड्यूस यूटिलाइज करके चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसे हम पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं। लेकिन केन्जियन अप्रोच में ये कहा गया कि कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2 नहीं बल्कि एक है, जो कि पहले उसकी शेप होती है हॉरिजेंटल और जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी शेप हो जाती है वर्टिकल। ठीक है, एक ही कर्व है, कोई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व नहीं। ये केन्जियन ने कहा। तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड कर्व पे तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स एक ही है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है, कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्लासिफिकेशन। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जब हम बात करते हैं तो जो क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो ये कहती है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2 है, शॉर्ट रन लैदा, लॉन्ग रन लैदा। जबकि केन्जियन अप्रोच क्या कहती है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक ही है, जो पहले हॉरिजेंटल है उसके बाद वर्टिकल हो जाता है। क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है।
वो राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट। एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। जिस तरह हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व में पढ़ा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस, इनमें चेंज आएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज होगा। उसी तरह क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं? बिल्कुल हैं, दो, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन कास्ट। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन कास्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर चीजों की प्राइस, जो इंपोर्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज हो जाए, चेंज हो जाए कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, सब्सिडीज या टैक्सेस चेंज हो जाए, इंपोर्ट प्राइसेस, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, तो इससे हमारे जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो इफेक्ट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये था हमारे प्रीवियस लेक्चर की समरी। एग्रीगेट डिमांड क्लियर, एग्रीगेट सप्लाई क्लियर। स्टार्ट करें अब आज का लेक्चर यहां से। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम स्टडी करने जा रहे हैं, अटेंटिव होके सुनिएगा। आज के लेक्चर में हम मैक्रो इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैक्रो इक्विलिब्रियम जो है कैसे बनेगा? भाई बहुत आसान, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इकट्ठा कर दें तो ये मैक्रो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। हमने मार्केट इक्विलिब्रियम में भी तो यही पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई को एक ही डायग्राम पे बनाए, जहां पे दोनों इक्वल हो वो इक्विलिब्रियम है। तो मैक्रो इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या होगा, रूल क्या होगा, वो भी सेम होगा, सेम। अच्छा, मैक्रो इक्विलिब्रियम पे याद रखें कि टोटल 3 अप्रोचेज हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक अप्रोच थी। मार्केट इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने की सिर्फ एक अप्रोच थी। क्या? मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जहां डिमांड इज इक्वल टू। मैक्रो इक्विलिब्रियम में 3 अप्रोचेज हैं। 3 तरीकों से मार्केट इक्विलिब्रियम, सॉरी 3 तरीकों से हम मैक्रो इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक्रो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्केट इक्विलिब्रियम का एक ही रूल था, क्या? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मैक्रो इक्विलिब्रियम के 3 रूल हैं। इस चैप्टर में एक ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी के किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बेस अभी बना रहा हूं आपकी। मैक्रो इक्विलिब्रियम की कितनी अप्रोचेज हैं? 3। पहली अप्रोच, इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम पे होगी जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। पहली अप्रोच क्या है मैक्रो इक्विलिब्रियम की? इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी अप्रोच, मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम में, सॉरी इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम होंगे। जब इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम इक्वल होंगे, उस वक्त इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। ये बात समझ आई आपको? आपको पता ना, एक टोटल एक्सपेंडिचर, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर और इनकम, अच्छा ये बड़ी कंसेप्चुअल अप्रोच है, हमारे डेली लाइफ में भी हमें समझ में आता है कि भी एक आदमी जो जिंदगी गुजार रहा है इंडिविजुअल, अगर उसके इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर फर्क आ गया तो हम कहेंगे ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। भाई ये समझ आए बात? मैक्रो इक्विलिब्रियम में दूसरा पॉइंट, पहला कौन सा इक्विलिब्रियम रूल है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इक्विलिब्रियम का दूसरा रूल, दूसरी अप्रोच क्या है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच। जो तीसरा रूल है, तीसरी अप्रोच है मैक्रो इक्विलिब्रियम की, उसे कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये क्या कहता है कि इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन। याद है ये पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन होगा। शाबाश, जरा बताइए इक्वेशन क्या थी? S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ये इक्वेशन ये थी। तो बताइए मैक्रो इक्विलिब्रियम की कितनी अप्रोचेज हैं? अब अगर यहां पे मैं आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाऊं
और आगे जाके कहूँ इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम होगा, आप हैरान तो नहीं होंगे? अच्छा मुझे बताइए, अगर इस चैप्टर में मैं आपको ये पढ़ाऊं कि इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, और नेक्स्ट किसी चैप्टर में जाके कहूं इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन है, तो आप परेशान तो नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक है। तो तीन अप्रोचेज हो गई, तीन अप्रोचेज हो गई। नहीं एक ही बार सही तरह पढ़ा दूं क्या मतलब? वो भी सही अप्रोचेज है, वो गलत थोड़ी है, वो तो गलत, वो भी सही अप्रोचेज है, ठीक है। ज्यादातर, अच्छा गैस कीजिए जरा, सबसे ज्यादा अप्रोच कौन सी यूज होती है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वरना पहले दूसरी वाली ना बढ़ा रहे होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरी अप्रोचेज भी, ठीक। अच्छा अब चलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में भी आगे फर्दर दो अप्रोचेज हैं। कौन कौन से? क्लासिकल या न्यू क्लासिकल, एक ही बात है, बोलो क्लासिकल या न्यू क्लासिकल, एक ही बात। क्लासिकल आज ना मैं सिर्फ क्लासिकल कहा करूंगा। क्लासिकल अप्रोच, केन्जियन अप्रोच। बताइए पहले कौन सा इक्विलिब्रियम सीखना है? चलें, आप इतना जोर लगा कह रहे हैं, हाँ तो पहले क्लासिकली समझा देते हैं आपको, हमें क्या एतराज है, जैसे आप कहें। तो क्लासिकल अप्रोच। अच्छा मुझे ये बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक मिनट, जिससे पूछूं वो बताएगा। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे क्या है? हाँ नेशनल जीडीपी, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? जीडीपी कह लें, नेशनल आउटपुट कह लें या नेशनल इनकम कह लें, एक ही बात है जी। ये वाई एक्सिस पे क्या आएगा? जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल, एक ही बात है। यानी एवरेज कर लेता भाई, तेरी मेहरबानी। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है भाई? सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को मिल मिला के एवरेज कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्राइस लेवल। भाई यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्लासिकल पढ़ रहे हैं हम, ये ज़हन में रखिएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? क्लासिकल। बताइए क्या ये एग्रीगेट डिमांड, सॉरी शॉर्ट रन एग्रीगेट, जी बताइए क्या ये कर्व ठीक है? कर्व ठीक नहीं है। क्या गलती है इसमें? भाई एग्रीगेट डिमांड में कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड कर्व सिंपल होगा, इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं लिखना। क्लियर हुई बात? आगे चलें। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा ई नॉट, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। हाँ ये मैं जानना चाह रहा था, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर, याद रखें लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बगैर मैक्रो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्लासिकल में कह रहा हूं, मैक्रो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम और मैक्रो इक्विलिब्रियम में फर्क ही यही है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व नहीं आता, जबकि मैक्रो इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आता है। तो ये आ गया हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट। चाहे इसका कोई काम हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ जरूर करना है। ये आ गया लॉन्ग रन LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड, ये एक जैसे। यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए, आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं। एक, जहां पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व इक्वल हो रहा है, पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट जहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, पॉइंट बी।
तीसरा पॉइंट, जहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो रहे हैं, पॉइंट सी। बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ए बी सी या इनमें से कोई दो या तीनों? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? क्या बी इक्विलिब्रियम पॉइंट है? नहीं है भाई। इधर तो एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही एग्रीगेट सप्लाई करे, कैसे हो? ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो जो स्टूडेंट कह रहे हैं वो तो इकोनॉमिक्स की बेसिक से ला दी उन्होंने, ये नहीं हो सकता। क्या सी हो सकता है? ये याद रखें, ये है पोटेंशियल आउटपुट। अगर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे तो ये सप्लाई होगी। क्या बताइए, इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में फुली यूटिलाइजेशन हो रही होगी रिसोर्सेज की, पाकिस्तान, तो इक्विलिब्रियम ये यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से आइडियल इक्विलिब्रियम है होना, लेकिन एक्चुअल इक्विलिब्रियम ये नहीं है। एक्चुअल इक्विलिब्रियम ये नहीं है। एक्चुअली मार्केट में क्या चीजें सप्लाई और प्रोडक्शन किसकी हो रही है, इस लाइन की, ये है मार्केट में एक्चुअल इक्विलिब्रियम। एक्चुअल जो सप्लाई हो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, वो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शो कर रही है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सप्लाई शो नहीं कर रही। ऐसे नहीं कर, क्या भाई, हाँ, ये जो है एक्चुअल कैपेसिटी को शो नहीं कर रही। ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, अगर सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन यूटिलाइज हो रहे हो तो सप्लाई क्या होगी, ये वो लाइन है। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल है, ये एक तरह से आइडियल सिचुएशन है कि पाकिस्तान में सारे लोग काम पे लग जाए तो ये सप्लाई होगी। भैया इक्विलिब्रियम ऐसे थोड़ी डिसाइड होता कि सारे लोग काम पे लग जाए तो क्या होगी। इक्विलिब्रियम तो डिसाइड होगा कि जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वो कहां पे इक्वल है। तो हमारा याद रखिए, इक्विलिब्रियम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे है। एक्चुअल आउटपुट इकोनॉमी में किसकी हो रही है, पॉइंट ए पे जो है, ये है एक्चुअल आउटपुट। ये क्या है, और ये एक्चुअल प्राइसेस। प्राइस लेवल फिलहाल नहीं जा रहे, अभी आपको इस साइड पे समझाना है, एक्स एक्सेस। एक्चुअल आउट, ये कौन सी आउटपुट है, ये एक्चुअल है क्या, ये पोटेंशियल आउटपुट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कहते हैं। केन्स इसे ज्यादा था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहता था, क्लासिकल वाले ज्यादातर पोटेंशियल आउटपुट, एक ही बात है, पोटेंशियल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट में फर्क पता चला? फर्क पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, केस ने एक बात कही, एक टर्म सुनी, उसने कहा इफेक्टिव डिमांड। क्या कंसेप्ट दिया उसने? कहा इस पाकिस्तान में जो एक्चुअल डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है। देखिए ये भी है, ये भी एग्रीगेट डिमांड ही है, ये भी एग्रीगेट डिमांड ही है, ये भी एग्रीगेट, इस पॉइंट में भी एग्रीगेट डिमांड है, इसमें भी एग्रीगेट डिमांड है, इसमें भी एग्रीगेट डिमांड है, सारी एग्रीगेट डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड सिर्फ एक है। शाबाश, जहां पे गलत, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड नहीं, जहां पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है। ये फिर सुन लीजिए, एग्रीगेट डिमांड, तो ये एग्रीगेट डिमांड का हर पॉइंट ही डिमांड को शो कर रहा है, लेकिन केस ने कहा इफेक्टिव डिमांड कौन सी होगी, जहां पे जो एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। ये क्योंकि एक्चुअली जो कंज्यूमर खर्च करते हैं ना, कंज्यूमर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो ये नहीं है। कंज्यूमर का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ये पॉइंट ए, सी नहीं है। इफेक्टिव डिमांड समझ आया किसको कह रहा है, किसको कह रहा है इफेक्टिव डिमांड? केस ने किसको कहा इफेक्टिव डिमांड?
जहां पे एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ये पॉइंट है, आगे पीछे वाला नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज हो रहे हो तो मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड होगी क्या वो इफेक्टिव डिमांड है? नहीं भाई, जो एक्चुअल है। यहां तक बात समझ आई? ये कौन कह रहा है? ये सारी कहानी कौन कह रहा है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये समझ आया? आगे चलते हैं। अब क्या समझना हमने बोला? केंजियन इक्विलिब्रियम। भाई हमारी किस्मत, अगर आई कैप कह दे क्लासिकल या न्यू क्लासिकल का इक्विलिब्रियम बनाओ, ये बनाएंगे। अगर आई कैप कह दे केंजियन का इक्विलिब्रियम बनाओ, तो जो अब बनाएंगे वो बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए जरा, जी अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मेरे भैया बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या मेजर करना है? जीडीपी या नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम? भाई परेशान तो नहीं हो जाए? किसी डायग्राम में अगर आई कैप जीडीपी लिख दे, किसी में नेशनल आउटपुट लिख दे, परेशान तो नहीं हो जाएंगे? ये क्या चीज आ गई? भाई एक ही चीज है, घबराना नहीं है। नेशनल आउटपुट। जी मेरे भाई आप बताइए, लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल। अच्छा ये लेवल एग्रीगेट सप्लाई का। अच्छा आपने ये नोट किया, मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर ऐसे नहीं बनाया कोना लगा के, मैंने बना के हल्का सा गुलाई करके ऊपर ले गया। यार वो हमेशा जो काम करते हैं मेरे साथ, आज फिर वही कर रहे हैं। ये ला हाँ अब ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का भाई कोई 18-20 का फर्क नहीं है, बस ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर समझ आ गया? क्या चेक क्या कर रहे थे? ऐसे ना करे यार, पहले बड़ी मुश्किल से लेक्चर याद करके आते हैं, इस तरह चेक करेंगे मैं खुद भूल जाऊंगा यार। ऐसे एग्रीगेट सप्लाई कर। अच्छा इक्विलिब्रियम बनाना है तो कौन सा कर्व? अब एग्रीगेट डिमांड। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ई नॉट। इस ई नॉट पे हमारी जीडीपी कितनी है? ये एक्चुअल जीडीपी है। ये क्या है? एक्चुअल जीडीपी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा भला? ये जहां से ऊपर जा रहा है ना, इसको नीचे ले आए। ये कौन सा है? पोटेंशियल आउटपुट लेवल। नजर आ रहा है आपको? पोटेंशियल आउटपुट, सॉरी इसको ये क्या कहता होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसको कहता होता है। ये केन्स इसको कहा करता था, अल्लाह बख्शे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट, चलो भाई काफी था तो नाम बख्शे, अल्लाह ताला की मर्जी है। हाँ अल्लाह ताला मुझे बख्शे, बिल्कुल कह दे सारे आमीन। चले भैया, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये हो गया एक्चुअल जीडीपी। ये अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे होते, टोटल आउटपुट ये होती एक्चुअल। दोनों इक्विलिब्रियम देख के बताए, आपको पता चल गया कि किस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। मिक्स तो नहीं करेंगे, वो क्लासिकल है, ये केन्जियन है। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट। हमने आज 3 कंसेप्ट पढ़ने थे।
एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, 9 और 10, वो लिखा शायद 8 हुआ है, लेकिन 8 के साथ 9 भी पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है आपकी बुक में दोनों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 क्या था? आपको यह बताना कि मैक्रो इक्विलिब्रियम 3 तरह से डिसाइड होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 क्या था? यह बताना कि मैक्रो इक्विलिब्रियम 3 तरह से डिसाइड होता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 में क्या बताना था हमने कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। बाकी हम अगले नेक्स्ट किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को हमने स्टडी करना है। क्लासिकल अप्रोच में मैक्रो इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, केंजियन में कैसे डिसाइड होता है, यह समझ आ गई आपको? दोनों अप्रोचेस, पक्की बात है। यह हो था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 नहीं, कल नहीं, आज ही पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए लाजमी था ये सारी चीजें ड्रा करना। ठीक है, हाँ 11 इजी, लेकिन वो मैं आज नहीं करवा रहा आपको आज। हाँ, आउटपुट गैप। आउटपुट गैप क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर फर्ज कीजिए मैं एक दिन में एवरेज पर्सन, सारी दुनिया ने कैलकुलेट की हुई है ये बाकी, एक दिन में एवरेज पर्सन कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे। अगर पाकिस्तान के सारे लोग 8 घंटे डेली काम करें तो जो प्रोडक्शन होगी, जो आउटपुट होगी, उसे क्या कहेंगे? फिर बताइए, अगर पाकिस्तान के सारे लोग एक दिन में 8 घंटे काम क्या करें, कोई काम चोरी ना करे, 8 घंटे काम करें सारे लोग एक दिन में, क्योंकि नॉर्मल इंसान एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है ना, इसीलिए तो वो जॉब्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 8 आवर्स होते हैं। तो जो आउटपुट होगी उसे क्या कहते हैं? या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां तक क्लियर है? मैं अगर मेरा पोटेंशियल आउटपुट है 8 आवर्स, अगर मैं एक दिन में 8 घंटे काम करूं तो मेरा पोटेंशियल आउटपुट कितना होगा? 8 आवर्स। अगर मैं 5 घंटे काम करूं तो आप कहेंगे सर आपकी एक्चुअल आउटपुट आपकी पोटेंशियल आउटपुट से कम है, आपकी एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है। बताइए ये नेगेटिव चीज है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो हम कहेंगे ये है आउटपुट गैप। आउटपुट गैप किसको कहते हैं? पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में फर्क हो, इसे कहते हैं आउटपुट गैप। आउटपुट गैप किसको कहते हैं? पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस को, गैप को क्या कहते हैं? आउटपुट गैप। एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट में जो डिफरेंस है इसे क्या कहते हैं? ये है एक्चुअल आउटपुट। अटेंटिव होकर जरा, एक्चुअल आउटपुट, ये है पोटेंशियल आउटपुट। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट गैप। आउटपुट गैप की 2 टाइप्स। आउटपुट गैप की 2 टाइप्स। अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम हो, रिसेशनरी गैप या नेगेटिव आउटपुट गैप या डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, क्या कहते हैं भाई? पढ़ के बताना क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी भी कहते हैं या नेगेटिव भी कहते हैं। फिर सुने, आउटपुट गैप का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट में फर्क। अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है, इस गैप को क्या कहेंगे? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी, रिसेशनरी
या नेगेटिव। नेगेटिव कंसेप्ट समझने के लिए आसान है, इसलिए आई कैप एग्जाम में नेगेटिव का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी का वर्ड यूज करेगा। मेरी बात समझ आया? अच्छा, ये समझ आया तो बताइए, अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गया, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गया, अगर आप हाँ पॉजिटिव आउटपुट गया, दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप इजाजत दे तो यहां पे थोड़ा सा आपको ड्रा शो करवा दूं, मेहरबानी। ये जीडीपी एवरेज प्राइस लेवल, मैं अब जल्दी जल्दी बना रहा हूं। अच्छा, आराम से बना। नहीं सही चल, ये क्या है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, ठीक है जी, मेहरबानी आपकी। एग्रीगेट डिमांड कर, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर। इकोनॉमी इस वक्त किस वक्त इक्विलिब्रियम, ए पे, बी पे, सी पे? ये क्या है? इस लेवल पे आउटपुट को क्या कहते हैं? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, शाबाश। और ये जो आउटपुट का लेवल है इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल आउटपुट। तो बताइए, अगर एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट इक्वल ना हो, क्या कहेंगे? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो, इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव। लेकिन आई कैप इसे एग्जाम में क्या कहेगा? वो डिफ्लेशनरी थी तो ये इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, इसका नाम क्या है? इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। भी ये बात समझ आई? अच्छा, डायग्राम मुझे समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज अड़ रही है दिमाग में भाई, पोटेंशियल आउटपुट तो वो लेवल था जहां पे इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज हो रहे हो। जब इकोनॉमी के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट ये है, तो ये उससे ज्यादा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये शाबाश, ओवर टाइम, यही जवाब देता है इसका। एक लफ्ज आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि ये ओवर टाइम को शो कर रहा है। देखें, जो पोटेंशियल आउटपुट होता है ना, वो होता है कि आपने फैक्टर प्रोडक्शन को नॉर्मल आवर्स के मुताबिक यूज किया। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आप फैक्टर प्रोडक्शन नॉर्मल का रेट आवर्स है ना, उससे प्रोडक्शन ज्यादा भी की जा सकती है। कैसे? ओवर यूटिलाइज करके, रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करके। तो ये क्या इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप पॉसिबल है? बिल्कुल। कब? जब रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज किया जाएगा, यानी लोग 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे डेली काम करें, फिर ये पॉसिबल है। लेकिन वो साथ में एक वार्निंग देते हैं, कहता है ये शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और रेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें कुछ बीमारियां लग सकती हैं, सोशल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता, और हो सकता है कि ज्यादा काम करते करते एक दिन मर जाएं, या हो सकता है खुदकुशी भी कर ले टेंशन में आके। ओवर डिप्रेस्ड।
आपके सामने दो डायग्राम है। अच्छा अभी जरा थोड़ा आपका प्रैक्टिकली भी नॉलेज चेक करते हैं। ये है ए, ये है बी। इनमें से एक डायग्राम है पाकिस्तान की, एक है जापान की। ये पाकिस्तान है और ये जापान है। बिल्कुल ठीक भाई, ये समझ आ गया फर्क। अच्छा अब मुझे ये बताइए अब थोड़ा, अब देखें अच्छा मेरा दिल कर रहा होता वैसे इधर जाके, हाँ दिल को खुश करियो आपका, कोई बात। मुझे ये बताइए एक इकोनॉमी में सोच के बताइएगा, डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी आउटपुट गैप है, क्या इसको फिल करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इसको फिल करने की कोशिश करनी चाहिए? पक्की बात है। कौन करेगा कोशिशें? इंडिविजुअल के गवर्नमेंट, ये बात पक्की है। इंडिविजुअल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। अच्छा गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, एक एग्रीगेट सप्लाई को हिलाए जुलाए, भाई एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर दे, तो भी सोचे जरा, सोचे विजुअलाइज करें, अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर दे फिर भी गैप कम हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर दे फिर भी। यहां पे आती है, आपको टर्म यूज की थी लास्ट लेक्चर में, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। बताइए हमारे सिलेबस में कौन सी है? डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। हमने जब हमसे पूछेगा ICAP कि भाई ये डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है, इसको रिमूव करना है, क्या करें? हमने सप्लाई साइड सजेशन नहीं देनी, कौन सी सजेशन देनी है? डिमांड साइड। हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दे, और गवर्नमेंट का हर वो एक्शन जो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए करे, गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जो वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट करे, उन्हें कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या है? अगर गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट करे, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कहलाती हैं। देखिए कंसेप्ट लिंक, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का कंसेप्ट पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ लिंक बना रहा हूं ताकि जब बाद में पढ़ें तो आपको पता हो कि क्यों पढ़ रहे। खुद बताइए, फिर से सुने। डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है जी, रिमूव होना चाहिए, कौन करेगा? एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करके कि एग्रीगेट सप्लाई को? गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को अगर इंक्रीज करे, इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले जिनसे एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। एक सवाल पूछ रहा हूं, उससे साबित हो जाएगा अभी तक हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप को खत्म करना चाहती है, आप क्या कहेंगे? दो ऑप्शन, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करे गवर्नमेंट या के कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जिनसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। कुछ समझ आई? आगे चलते हैं। नहीं अभी बात समझ नहीं, दोबारा जापान पे आ जाए। मुझे बताइए, आपको पता है कौन सा पूरी दुनिया में प्रोबेबली इस वक्त जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, वो कौन सी है वाला? पाकिस्तान। जापान। लेकिन देखें सारी दुनिया में सर्च करके देखें, सबसे ज्यादा खुदकुशी की जो शरह है वो भी जापान में। इसका हाँ, सारा दिन काम करते रहेंगे तो फिर रात को खुदकुशी करेंगे ना। अजीब साइंस है, बहरहाल चले जो भी है।
मुझे ये बताइए, क्या जापान की गवर्नमेंट को अपने वर्क, अपने सिटीजन्स को कहना चाहिए कि भैया इतना काम ना कीजिए जो आपकी सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे? तो आपके ख्याल में ये इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है, इसको खत्म करना है, इसको कम करना है, जापान की गवर्नमेंट क्या करे? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज या एक्सपेंशनरी? नाम से जाहिर है कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब जो आउटपुट को डिक्रीज करेगी। बताइए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में एग्रीगेट डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम हो के वो हमारा इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप कम होता जाएगा। भाई कुछ समझ आए? नहीं समझ आए दोबारा समझाते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं आई समझ। अच्छा चले ऐसा करते हैं, इसी कंसेप्ट को केंजियन के मुताबिक समझ लेते हैं। किताब वाले ने नहीं समझाया हुआ, लेकिन हम कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए अभी बैठे बैठे करते हैं, हम अभी बैठे बैठे करते हैं। मुझे ये बताइए जी भाई, गैप खत्म कर, देखें ये गैप खत्म करने के लिए पहले बताइए गैप समझ आ गया आपको? गैप खत्म करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ये बता दे। ये गैप कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिनसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है उसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो यहां पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। वो क्या है अभी नहीं बता रहा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होके इधर राइटवर्ड शिफ्ट करेगी ना, तो खुद विजुअलाइज करे क्या ये आउटपुट गैप खत्म नहीं हो जाएगा? और अगर ये इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है तो खुद जरा बताइए कि गवर्नमेंट को इसको खत्म करना चाहती है, एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है? कम करना है। तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो एग्रीगेट डिमांड को कम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। इसीलिए हम कहते हैं, समरी बता रहा हूं एक लाइन में, टू रिमूव डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। क्या कहा? टू रिमूव डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, और टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। को समझ आए? फिर से अप्रोच डिफरेंट। केंजियन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर? इक्विलिब्रियम कौन सा? इस इक्विलिब्रियम पे जहां एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं, जो आउटपुट का लेवल है, इस इक्विलिब्रियम पे जो आउटपुट का लेवल है इसे क्या कहते हैं? एक्चुअल आउटपुट। ये कौन सा पॉइंट है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किधर है? ये। तो बताइए एक्चुअल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है कि ज्यादा? कम है। तो ये जो गैप है इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहिए। इस पॉलिसीज को क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। समझ आए? अगर आईकैप हमसे कहे भैया मैक्रो इक्विलिब्रियम बताओ क्लासिकल, कौन सा इक्विलिब्रियम? कहे मैक्रो इक्विलिब्रियम बताओ केंजियन, कहे आउटपुट गैप बताओ क्लासिकल, कहे आउटपुट गैप बताओ केंजियन, कहे आउटपुट गैप बताओ कोई भी, प्रेफरेबली
ये आसान है। अगर कहे मैक्रो इक्विलिब्रियम बताओ, मेथड मेंशन ना करे कोई भी, प्रेफरेबली वो भी बना देते हैं, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया, दोनों ठीक होंगे। लेकिन एक आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि क्या है एग्जामिनर का सजेस्टेड सॉल्यूशन बनाते हुए, ठीक है। दोनों मेथड में इक्विलिब्रियम बनाना आ गया हमें, दोनों मेथड में हमें आउटपुट गैप बनाना आ गया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है जो मेरा क्वेश्चन है वही ये भाई का क्वेश्चन है। जी मेरे भाई बताइए। यस यही चीज भाई, इधर डिफ्लेशनरी गैप तो आपने बना दिया, इन्फ्लेशनरी गैप कैसे बनाओगे? वो अभी अगर इजाजत दे तो आगे बता दो डायग्राम। किसकी? इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप की। किसकी? अच्छा ध्यान से देखिएगा, बाद में ये ना कहेगा सर ये क्या कर दिया आपने। ध्यान से, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप अभी देखना होता है कि नहीं होता। लेकिन मुझे ये बताएं आगे चलने से पहले, इसका नाम क्या था? इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। इसे आउटपुट गैप, इस गैप को आउटपुट गैप समझ आती है। इन्फ्लेशन तो होती है इंक्रीज इन प्राइस, इधर तो प्राइस शो ही नहीं हो रही, इसको इन्फ्लेशनरी क्यों कहते हैं? हाँ बस कहते हैं तो कहते हैं, ठीक है कहते हैं। अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कम है इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। डिफ्लेशन का तो मतलब होता है प्राइसेस कम होना, इसमें तो प्राइसेस कहीं शो ही नहीं हो रही, आउटपुट शो हो रही है, तो कहते हैं, तो कहते हैं। ठीक 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 है, ठीक ठीक है। ये है एवरेज, नहीं एवरेज। आज के लेक्चर का आखिरी कंसेप्ट बता रहा हूं, अटेंटिव होकर सुनिएगा। कंसेप्ट क्या है? केन्जियन अप्रोच में इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप बताना है। और ये है, ये किताब में नहीं है लेकिन नोट कर लें, काम आ जाएगा आपके। जीडीपी या नेशनल आउटपुट केन्जियन का था। एग्रीगेट, सब एग्री करते हैं भाई, एग्री करते हैं। ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब क्या ड्रा करना है? एग्रीगेट डिमांड। इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप किधर है? इक्विलिब्रियम ये है भाई, एक्चुअली इक्विलिब्रियम यही है ना। ये है इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप ये है। नहीं चिढ़ेंगे ऐसा भाई? देखो इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यहां पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए तो इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप कहते हैं जी। हाँ, नहीं कल कहा था प्राइस लेवल कांस्टेंट होता है जब तक के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में ना पहुंचे। आप आधा कंसेप्ट पे किया, आधा नहीं किया। कल पूरी बात क्या की थी कि प्राइस लेवल कांस्टेंट होता है जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाए और स्टिल एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाए तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ता रहेगा। यह है इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। बताइए कुछ समझ आई कि नहीं आए? नहीं समझ आए? अच्छा चले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मुझे बताइए कि मैक्रो, आज हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, फिर बता रहा हूं 8, 9 एंड 10, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मुझे बताइए पहला कंसेप्ट,
मैक्रो इक्विलिब्रियम कितने तरीकों से डिटरमिन किया जा सकता है? कौन कौन से? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन अप्रोच। इस चैप्टर में हमने कौन सी अप्रोच पढ़नी है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ ले। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के मुताबिक कितनी अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम की? दो, एक क्लासिकल और दूसरी केन्जियन। क्लासिकल में बताइए और केन्जियन अप्रोच में फर्क क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व का। केन्स कहता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक ही है, जो पहले हॉरिजॉन्टल है बाद में वर्टिकल है। क्लासिकल कहते हैं नहीं, दो हैं, शॉर्ट रन लहदा, लॉन्ग रन लहदा। शॉर्ट रन अपवर्ड मूव करता है और लॉन्ग रन वर्टिकल है। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक हमने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया। ये इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक किस वक्त इक्विलिब्रियम में है? वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे जो डिमांड है इसे केन्स इफेक्टिव डिमांड कहा करता है। अब जो एक्चुअल आउटपुट है यानी एक्चुअल इक्विलिब्रियम जो है, इसमें और पोटेंशियल आउटपुट में फर्क है। इसको क्या कहते हैं? आउटपुट गैप। और अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम हो, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो पोटेंशियल आउटपुट से तो इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये किस वजह से अराइज होता है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन से। इसको कम करने के लिए क्या करे गवर्नमेंट? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करे। क्लियर हो गया? सिमिलर कंसेप्ट केन्स में हमने इक्विलिब्रियम ड्रा करना सीखा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल। अब बताइए यहां पे एक्चुअल आउटपुट क्या है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है? अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है, इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो तो उस गैप को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जिसमें एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। कुछ समझ आया? ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा टेक्निकल था, आपने घर जाके ये डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, 9, 10 तीनों पढ़िए। इसके अलावा जो हमारे एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 6 के एमसीक्यूज आपने एमसीक्यू नंबर 1 से 20 तक पढ़ने हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? चैप्टर 6 के एमसीक्यूज देखिए कितने हैं? 90 है। आपने 1 से 20 तक कल करके आने एमसीक्यूज भी। ठीक है, ये चैप्टर कंक्लूड करके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए।